नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा और हमारी आज की लीड स्टोरी है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के बाद आसपास के इलाकों में भारत की बढ़ी हुई हैसियत की। साथ ही हम ये देखेंगे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का क्या है नया आरोप रूस पर, और कैलिफोर्निया में किस तरह कहर ढा रहा है तूफान। इसके साथ साथ जानेंगे बेरूत एयरपोर्ट की सड़क पर क्यों जल रहे थे टायर, और चीन की एक तस्वीर। चीन में कहां पहाड़ों पर चली दुनिया की पहली ऐसी ट्रेन जो दिखाएगी आसपास के नज़ारों को। लेकिन सबसे पहले हमारी आज की लीड स्टोरी। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ख़त्म हुई और ये काफ़ी असरदार रही। कई मायनों में इसके कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं। कारोबार से लेकर निवेश तक, साझेदारी, भागीदारी, तकनीक, वीज़ा, हर क्षेत्र में अलग अलग नफ़ा नुकसान। लेकिन दक्षिण एशिया के राजनीतिक माहौल को देखें तो मोदी बहुत बड़ी कामयाबी लेकर लौट रहे हैं। इस छोटी सी एक लाइन के मायने बहुत बड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से ये साफ है कि उन्होंने बांग्लादेश का पूरा मामला प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दिया है, यानी भारत बांग्लादेश पर खुलकर फैसले ले सकता है। The Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. वैसे बांग्लादेश को लेकर ट्रंप पहले से ही सख्त रहे हैं। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने बांग्लादेश की सारी मदद रोककर सबको सकते में डाल दिया। उन्होंने अमेरिका में चुनावों से महज 5 रोज पहले दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बांग्लादेश के हिंदुओं पर हिंसा की जमकर निंदा की। बांग्लादेश में अराजकता के हालात हैं, वो होते तो ऐसा नहीं होता। तब ट्रंप ने मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए कहा था कि वो कट्टरपंथियों से हिंदुओं की हिफाजत करेंगे। वैसे ट्रंप के आने के बाद से ही बांग्लादेश की सरकार कुछ परेशान सी है। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात और बयानों से भारत के आसपास के देशों के लिए कई तरह के संदेश सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान का नाम आतंकवाद के सिलसिले में साझा बयान में सामने आया और 26/11 के मास्टरमाइंड पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा को भारत भेजने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है, और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। लेकिन भारत की सरहदों पर झड़पों को लेकर ट्रंप ने मदद की पेशकश कर दी। And I look at India, I do see the skirmishes on the border, which are quite vicious, and I guess they continue to go on. If I could be of help, I'd love to help because that should be stopped. That's been going on for a long time, and it's quite violent. It's quite violent, but I would hope that China and India and Russia and US and all of us can get along. रूस और यूक्रेन की जंग रोकने के मामले में भारत की उपयोगिता का भी ट्रंप को बहुत ही अच्छी तरह से एहसास है। वो जानते हैं कि दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं और यूरोप के भी कई देशों के साथ भारत की बहुत बनती है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है, और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद भारत इस पूरे इलाके में पहले से भी ज्यादा मजबूत हालात में दिखने लगा है।
तो कई तरह से, कई तस्वीरों से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो दोस्ती रही है, जो केमिस्ट्री रही है, वो जाहिर होती रही। जैसे ट्रंप ने उनके लिए कुर्सी निकाली और इसके साथ साथ जैसे गले मिले, ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन इन चीज़ों के अलावा जियोपॉलिटिकली, यानी कि भू राजनीतिक तौर पे क्या मतलब रहे हैं इस दौरे के, इस मुलाकात के। हर्षवी पंत मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो उपाध्यक्ष हैं ORF के। हर्ष, कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं बांग्लादेश को लेकर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मैं प्रधानमंत्री मोदी पे छोड़ता हूँ। मल्टीलैटरल लेवल पे कई तरह की कोऑपरेशन और सहयोग की जो बातचीत रही है, या यूक्रेन के मुद्दे पर जो बातचीत वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। तो जियोपॉलिटिकली खास करके अगर मैं साउथ एशिया को समझूं, तो क्या हासिल किया है वहाँ पर इस बातचीत के द्वारा भारत ने? नगमा, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये जो विजिट रही, इसका एक बहुत बड़ा आउटकम ये रहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी है, वो द्विपक्षीय मामलों से उठकर कहीं पर वैश्विक स्तर की साझेदारी नजर आती है आज। और उसमें जब आप साउथ एशिया की बात करें, तो उसमें रीजन की बात करें, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के से ज्यादा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ खड़ा पाया जाएगा जहां तक रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज का सवाल है। हमने उसको बांग्लादेश के मुद्दे पर देखा, जहां की बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मुझे नहीं नजर आया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरा, हमने पाकिस्तान और टेररिज्म के रिलेटेड जो इश्यूज थे उनकी अगर बात करें, और जैसे कि एक्सट्रेडिशन जो राणा का जो हो रहा है उसको लेकर अगर हम देखें, तो एक स्पष्ट एक मत है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कि जहां तक टेररिज्म का सवाल है, रीजनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, वहां पर वो भारत के साथ खड़ा रहना चाहेंगे। ये जो मोटे तौर पर जो एक स्थिति बनती नजर आ रही है, उसमें भारत को स्वाभाविक रूप से फायदे हैं, और भारत स्वाभाविक रूप से ये चाहेगा कि जो भी अमेरिका साउथ एशिया में करे या इंडियन ओशन रीजन में करे, वहां पर भी हमने देखा कि इंडियन ओशन रीजन में एक नई रीजनल प्रणाली की बात की गई है दोनों देशों के द्वारा। तो दोनों ही देश एक मत नजर आ रहे हैं। अब उनके हित कितने मिलते हैं तो आगे आने वाले समय बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ काम करना चाहता है साउथ एशिया को लेकर, वहां के जो मुद्दे हैं उनको लेकर। और अगर आप देखें इस दौरे को, तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि इस दौरे से क्या हासिल किया भारत ने। तो मुझे पता है कि ये कोई एक दो शब्द में नहीं हो सकता, लेकिन क्या बड़े टेकअवेज आपके हिसाब से रहे? देखिए, मुझे लगता है भारत इसमें, या प्रधानमंत्री मोदी इसमें एक कारण से गए थे इस विजिट को इतनी जल्दी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे कार्यकाल में करना। उनका मुझे लगता है भारत की तरफ से एक स्पष्ट जो संकेत था वो ये था कि हम कुछ स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी इन संबंधों में चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि ये जो संबंध हैं जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वैश्विक तौर पर और रीजनल के जो रीजन से संबंधित इश्यूज हैं उन पर भारत और जो अमेरिका की साझेदारी वो आगे बढ़े, तो उसमें कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहे, ये भारत चाहता था। और मुझे लगता है जो रूपरेखा इस विजिट के बाद तैयार हुई है साझेदारी की भारत और अमेरिका के बीच में, उससे ये लगता है कि आगे आने वाले 4 साल थोड़े से आसान हो जाएंगे, क्योंकि जब आपके पास ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा व्यक्तित्व होता है जो अपने आप में बड़ा वॉलेटाइल और बड़ी जल्दी अपना मत बदलते हैं, उसमें जरूरी हो जाता है कि जल्दी से जल्दी एक पैरामीटर्स डिफाइन हो जाए पार्टनरशिप के। तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और उसके अलावा तो डिफेंस में कुछ हमने एक स्पष्ट तरीका हमने आगे बढ़ने का खोजा है, और टेक्नोलॉजी में और रीजनल सिक्योरिटी जिसका हमने जिक्र किया, उसमें काफी जो स्पष्ट संकेत हमको मिले वो इस विजिट से मिले। अब दोनों देशों की ब्यूरोक्रेसीज के ऊपर है कि वो निटी-ग्रिटी को कैसे आगे ले जाते। बिल्कुल, धन्यवाद आपका हर्ष पंत। तो रीजनल सिक्योरिटी के मामले में एक बड़ी कामयाबी है, और अब आगे देखना है कि किस तरह से बातें आगे बढ़ती हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात रही। धन्यवाद आपका, और आगे बढ़ते हैं अब दूसरी खबर पे। यूक्रेन ने अमेरिका से सैनिक मदद जारी रखने के लिए एक सौदे की पेशकश की है। यूक्रेन का कहना है कि मदद के एवज में अमेरिका उसकी खनिज इंडस्ट्री से फ़ायदा ले सकता है। यूक्रेन में कई ऐसे खनिज हैं जो कई तरह की तकनीकों में बहुत उपयोगी साबित होते हैं। इससे लगता है कि यूक्रेन या तो फिलहाल रूस के साथ जंगबंदी के लिए तैयार नहीं, या फिर जंगबंदी से पहले दबाव बनाना चाहता है। चेर्नोबिल एटमी रिएक्टर की हिफाजत के लिए बनाई गई परत से टकराया एक ड्रोन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के इस ड्रोन में वॉरहेड भी लगे थे। Just to say yes, he said that we will stop.
ड्रोन चेर्नोबिल की चौथी रिएक्टर यूनिट से टकराया। ज़ेलेंस्की का कहना है कि इस हमले से नुकसान तो काफी हुआ है, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस खबर की पुष्टि की है और कहा है कि मौके पर जो उनकी टीम मौजूद है उसने धमाके की आवाज सुनी। 1986 के हादसे के बाद चौथे रिएक्टर की हिफाजत के लिए इसके चारों तरफ यूरोपीय और अमेरिकी मदद से 2016 में इंतजाम किए गए थे। ज़ेलेंस्की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। वहां उन्होंने कहा है कि उनको लगता है पुतिन अगले साल नेटो देशों के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान रूस के ड्रोन हमले और ज़ेलेंस्की के इस आरोप जैसी घटनाएं मामले को और जटिल ही बनाएंगी। Ukrainians without security guarantees. और अच्छी नौकरी के लालच में फंसे लोगों को दूसरों को फंसाने का काम सौंपा गया, और वो भी बंधक बनाकर। कई भारतीय लोग भी इनके चंगुल में फंसे हैं, लेकिन वक्त वक्त पर कुछ लोग इनके चंगुल से बाहर भी आते रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि कैसी है कॉल सेंटरों के बंधकों की ये दुनिया। तस्वीरें थाईलैंड के टाक प्रांत की हैं, जो म्यांमार की सीमा से लगता है। इस नाव में सवार लोग बड़ी मुश्किल से आजाद हवा में आ पाए हैं। इनको बढ़िया नौकरी का लालच देकर बंधक बना लिया गया, ऑनलाइन स्कैम सेंटरों में काम करने के लिए। थाईलैंड की मीडिया के मुताबिक इन लोगों को जिस इलाके से छुड़ा कर लाया गया है, वहां पर म्यांमार के एक उग्रवादी संगठन डेमोक्रेटिक कैरन बेनलोवेंट आर्मी का कब्जा है। थाईलैंड के साथ सीमाएं साझा करने वाले म्यांमार, लाओस और कंबोडिया अपराधी गिरोहों के अड्डे बन गए हैं। ये गिरोह निवेश के वादों और जुआ खिलाकर लोगों को लूटते हैं। इस काम के लिए इन्होंने जो सेंटर खोल रखे हैं, वहां पर दूसरे देशों से लोगों को बरगलाकर लाया जाता है। बाद में उनको पता चलता है कि वो तो फंस गए हैं। यूएन से जुड़े एक जानकार के मुताबिक इस तरह की धोखाधड़ी से ये लोग अरबों डॉलर कमा रहे हैं। थाईलैंड की सेना ने जो वीडियो जारी किया है, उसके मुताबिक हाल ही में रिहा कराए गए लोगों में से ज्यादातर इथोपिया, केन्या, फिलीपींस, मलेशिया, पाकिस्तान और चीन के हैं। कुछ लोग इंडोनेशिया, नेपाल, ताइवान, युगांडा, लाओस, ब्राजील, बुरुंडी, तंजानिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, श्रीलंका, नाइजीरिया, घाना और भारत के भी हैं। कहा जाता है कि कई उग्रवादी संगठन भी इस तरह की हरकतों में शामिल होते हैं। ये लोग इस तरह के कॉल सेंटरों को संरक्षण देने का काम करते हैं। थाईलैंड की सेना के मुताबिक रिहा कराए लोगों से पहले पूछताछ होगी, और जब तय हो जाएगा कि ये मानव तस्करी के शिकार हुए हैं, तो फिर उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया, और अब खबरें दुनिया के कोने कोने से। पाकिस्तान में बालूचिस्तान सूबे के हरनाई जिले में एक बम हमले में 11 लोगों की मौत हो गई है। कोयला मजदूरों से भरी हुई गाड़ी पर हमला किया गया। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि ये बलोच लिबरेशन आर्मी का काम हो सकता है। हिजबुल्लाह समर्थकों ने जलते टायर को डालकर लेबनान के इकलौते एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया। ईरान से एक विमान को बेरूत के लिए उड़ने की अनुमति न मिलने के विरोध में ये लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि लेबनान की सरकार और एयरपोर्ट के अफसरों ने इजराइल के सामने घुटने टेक कर उड़ान को रद्द किया, लेकिन लेबनान की नागरिक उड्डयन एजेंसी का कहना है कि सुरक्षा वजहों से 18 फरवरी तक कई उड़ानों के वक्त बदले गए हैं। और अमेरिका के कैलिफोर्निया इलाके में एक भयानक तूफान आया है, जिसकी वजह से भारी बारिश हो रही है। सैन फ्रांसिस्को बे इलाके में बिजली गुल हो गई है, कई जगहों पर ज़मीन धंस गई है और सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। नदी किनारे को कई इलाकों को खाली करने के लिए लोगों से कहा जा रहा है। सरकार की तरफ से लोगों को रेत के बोरे दिए जा रहे हैं। पेशेवर तैराकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। और अब आपको दिखाते हैं आज का वीडियो। पहाड़ी इलाकों के शानदार नज़ारे दिखाने के लिए दुनिया की पहली रेलगाड़ी चीन के यूनान प्रांत में शुरू हो गई है।
ये रेलगाड़ी पूरी तरह से चीन में ही तैयार की गई है। तकरीबन 20.46 किलोमीटर का सफ़र ये रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करेगी और तमाम खूबसूरत नज़ारे लोगों को दिखाएगी। तो एनडीटीवी दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।